Welcome to Education Wave. Today we are going to study about sexual reproduction in flowering plant part 2. So let's start guys. लास्ट की वीडियो में हमने मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम फीमेल गैमेट्स के बारे में पढ़ेंगे. फीमेल पार्ट्स के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हैं इंक्लूडेड जिसमें हैं पेस्टल या फिर जिसे हम बोलते हैं कार्पल. सेकंड है मेगास्पोरेंजियम जिसे हम ओव्यूल भी बोलते हैं. एंड थर्ड वन इज एम्ब्रियो सैक. ओके. सो गाइनोशियम मैंने पहले भी बताया था कि एंड्रोशियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट बोलते हैं और गाइनोशियम को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट बोलते हैं. सो गाइनोशियम इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल. सो गाइज सिंगल पिस्टल या फिर सिंगल कार्पल, हम कार्पल भी बोल सकते हैं. पिस्टल और कार्पल सेम है. सो सिंगल पिस्टल जिसे हम मोनोकार्पलरी बोलते हैं और मे हैव मोर देन वन पिस्टल या फिर एक पिस्टल से ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं मल्टी कार्पलरी. सो अ मल्टी कार्पलरी पिस्टल मे बी ऑफ टू टाइप्स. सो मोनोकार्पलरी पता लगता है कि वो बस ऐसी होगी जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, जिसमें बस एक ही कार्पल हो, जैसे कि ये पूरा कार्पल या फिर एक ही पेस्टल हो जिस फ्लावर के अंदर. बट मल्टी कार्पलरी जिसमें एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट हो, उसके मल्टी कार्पलरी के दो पार्ट्स हैं. एक होता है एपोकार्पस, कार्पल्स फ्री फ्रॉम ईच अदर, जिसमें जो कार्पल होंगे वो एक दूसरे से फ्री होंगे. और सिनकार्पस वो होता है जिसमें कार्पल्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं. इसको एक इमेज के थ्रू समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है ये वाला. ये एग्जाम्पल है एपोकार्पस का. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्पल और ये वाला कार्पल ये तीनों ही एक दूसरे से फ्री हैं. और सिनकार्पस के एग्जाम्पल में ये जो इमेज दे रखी है इसमें देखिए कितना ज़्यादा बल्ज आउट एरिया है. इट मीन्स ये तीनों के तीनों आपस में फ्यूज्ड हो चुके हैं. सो मल्टी कार्पलरी के ये दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है जिसमें एक से ज़्यादा मल्टी कार्पलरी में एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं और एपोकार्पस में फ्री फ्रॉम ईच अदर, कार्पल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं. हम बता सकते हैं देख के कि वो कितने हैं, जैसे कि 1 2 3 हम इसमें बता सकते हैं 3. इसमें जो इतने ज़्यादा ये फ्यूज होते हैं आपस में, हम इन्हें देख के नहीं बता सकते कि ये कितने कार्पल्स हैं. ओके गाइज. सो हमारे वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ कार्पल. कार्पल के पार्ट्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था आई थिंक सो फर्स्ट पार्ट में, बट कोई बात नहीं इसको. सो फर्स्ट पार्ट है इसका स्टिग्मा. मैंने बताया था कि जो कार्पल होता है उसके टॉप पे जो होता है वो होता है स्टिग्मा. देन जो ये एलोंगेटेड स्टॉक होती है इसे हम बोलते हैं स्टाइल. और ये जो बल्ज आउट एरिया जो होता है उसे हम बोलते हैं ओवरी. ओके, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सो स्टिग्मा की डेफिनेशन है इट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स आफ्टर पॉलिनेशन. सो जब पोलन ग्रेन्स आते हैं दूसरे प्लांट से या फिर कहीं से भी, तो सबसे पहले यहाँ स्टिग्मा पे लैंड होते हैं. ओके. So it is a landing platform for pollen grains after pollination. So pollination के बाद यहाँ पे आके pollen grains land होते हैं. So it is a landing platform for pollen grains. Okay. Then ये style. वैसे इमेज से क्लियर है कि जो स्टिग्मा होता है वो स्टाइल और ओवरी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है. ओके. बट इसकी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है इट इज़ एन एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा. ओके. सो स्टिग्मा के जस्ट नीचे का पार्ट होता है, एक सिलेंडर पार्ट होता है जस्ट बीनीथ द स्टिग्मा जिसे बोलते हैं हम स्टाइल. ओके. एंड द लास्ट वन है ओवरी, द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पेस्टल या फिर कार्पल, उसे बोलते हैं हम ओवरी. ओके.
ओवरी के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है एक बार उस पर भी हमें ध्यान देना है। सो ओवरी हैज़ एन ओवेरियन कैविटी, मीन्स होता है स्पेस। तो ओवरी के अंदर एक ओवेरियन स्पेस होता है विद वन और मोर चैम्बर्स को यहाँ लॉक्यूल बोला गया है। तो लॉक्यूल जो होंगे उसमें वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, सो ओवरी हैज़ एन ओवेरियन कैविटी विद वन और मोर चैम्बर्स दैट इज नोन एज लॉक्यूल। ओके, एंड द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। और इस ओवेरियन कैविटी जो कि लॉक्यूल है, इसके अंदर प्लेसेंटा लोकेट होता है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। सो इस प्लेसेंटा से ओव्यूल्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं, इसी से ही अराइज होते हैं, जैसे कि इमेज से समझते हैं। ये है हमारा ओवरी का क्रॉस सेक्शन, ये हमारी पूरी ओवरी है, ये उसकी ओवरी वॉल। देन ये है हमारा लॉक्यूल, यहाँ एक ही लॉक्यूल है। ओके, सो इट इज अ लॉक्यूल और यहाँ पे है प्लेसेंटा। सो गाइज बेसिकली प्लेसेंटा होता क्या है, जिससे ओव्यूल अटैच्ड हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ओव्यूल है, तो जिस चीज़ से ये अटैच्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्लेसेंटा है तो ये इस चीज़ से अटैच्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ओव्यूल है और ये है प्लेसेंटा और इससे ये अटैच्ड है लॉक्यूल के अंदर, और ये पूरी है ओवरी हमारी। ओके, और जिस ये छोटे से पार्ट से जिससे कनेक्ट है, इसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ओके, सो जिस चीज़ से ये अटैच्ड है इसे बोलते हैं हम प्लेसेंटा, और ये हमारा फ्यूनिकल और ये हमारा ओव्यूल। ओके, सो इस इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ फ्यूनिकल। हम ओव्यूल के पूरे डिटेल में इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। ओके, बट अभी ये इसका छोटा सा क्रॉस सेक्शन था जिससे हमें जानना ज़रूरी है कि लॉक्यूल पहले होती है ओवरी, ओवरी के अंदर होता है चैम्बर जिसे हम बोलते हैं लॉक्यूल, और लॉक्यूल के अंदर होता है हमारा ओव्यूल जो कि प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। ओके, सो फर्स्ट वन है हमारा फ्यूनिकल। सो मैंने बताया था द स्टॉक ऑफ ओव्यूल बाय विच इट रिमेन्स अटैच्ड टू प्लेसेंटा। तो वो स्टॉक जिसके थ्रू जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से हमेशा अटैच्ड रहता है। And hilum, it is the point of attachment of funiculus to the body of ovule. Image से समझते हैं। So hilum basically होता क्या है? Hilum, it is the point of attachment of funiculus to the body of ovule. जो funiculus होता है और जो ovule होता है, for example ये पूरा ovule है और ये हमारा वही फ्यूनिकल है, और यहाँ पे होगा प्लेसेंटा जिसके थ्रू ये जिसकी हेल्प से ये अटैच्ड है आपस में। सो जहाँ फ्यूनिकल की जो फ्यूनिकल का जो पार्ट होगा जहाँ पे ओव्यूल को टच करेगा, फॉर एग्जांपल ये दोनों यहाँ पे आपस में टच करें, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं हाइलम। इमेज में नहीं दे रखा बट इसे बोलते हैं हाइलम, एक जंक्शन जहाँ पे ये दोनों के दोनों आपस में इनकी जो बॉडी है वो अटैच हुई हो, उस जंक्शन को बोलते हैं हाइलम। ओके, और ये जो इमेज है ये बहुत ही ज़्यादा ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड के पेपर में भी आता है और नीट के पेपर में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो थर्ड वन है हमारा इंटीग्यूमेंट। इट इज़ द प्रोटेक्टिव एनवेलप सराउंडिंग द बॉडी ऑफ ओव्यूल। और मैं बता देती हूँ जो इंटीग्यूमेंट होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ओव्यूल की बॉडी के बाहर। ये एक प्रोटेक्टिव एनवेलप होता है जो कि ओव्यूल की बॉडी को सराउंड करता है। ये रहा एग्जाम्पल, ये रहे, ये पूरा हमारा ओव्यूल है और इसके बाहर ये जो लेयर्स हैं ये इसे बोला गया है इंटीग्यूमेंट। ओके, यहाँ पे दो हैं, किसी किसी में एक भी होती है, किसी में दो भी होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, फोर्थ वन है हमारा माइक्रोपाइलर। इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग नियर द टिप ऑफ इंटीग्यूमेंट। सो ओव्यूल के बेसिकली
दो ही एंड्स होते हैं, जैसे कि ये है हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो जहाँ पे ये ओपन होता है, जिस साइड से इसकी जो टिप होती है, जहाँ से ओपन होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है, उसे बोलते हैं हम माइक्रोपाइलर एंड। और जो इसके अपोजिट ये जो बेसल पार्ट है, ये जो हमारा पूरा बेसल पार्ट है, इसे हम बोलते हैं चैलेजर एंड। ओके। और अगर हमारा ओव्यूल ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग है, तो ये हमारा बन जाएगा माइक्रोपाइलर एंड और ये हमारा बन जाएगा चैलेजर एंड। ओके। सो इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग नियर द टिप ऑफ इंटीग्यूमेंट, सो इसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर। अब आ गया चैलेजर एंड हमारा, इट इज़ अ बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, जैसा कि एग्जाम्पल में दिख रहा है कि ये है हमारा पूरा बेसल पार्ट और इसे बोला गया है चैलेजर एंड। ओके। नेक्स्ट है हमारा न्यूसेलस, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू एम्ब्रियो सैक। जब ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक की जब फॉर्मेशन होती है, वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो उस टाइम पे इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो सैक। जो न्यूसेलस होता है वो एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है उसके डेवलपमेंट के लिए। ओके। सो न्यूसेलस प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो सैक। एंड द लास्ट वन है हमारा एम्ब्रियो सैक। क्या होता है? इट इज़ लोकेटेड इन द न्यूसेलस एंड इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है, वो उसके अंदर ही हमारे जो फीमेल गैमीट होते हैं वो फॉर्म होते हैं। वो कैसे होते हैं वो आगे बहुत ही जो प्रोसेस है हमें बहुत ब्रीफ में पढ़नी है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बट ये जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, आप इसे प्लीज़ माइंड में सेट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। सो नेक्स्ट है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। ये एक प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन के थ्रू जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे भी मेगास्पोर मदर सेल आ गया। हमने मेल गैमेटोफाइट में पढ़ा था माइक्रोस्पोर मदर सेल पढ़ा था, आई थिंक सो, या ओके। एंड यहाँ है हमारा मेगास्पोर मदर सेल। So the process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. Okay, so इस process को हम बोलते हैं megasporogenesis। तो actually में होती क्या है इसके बारे में जानते हैं। So ovules generally differentiate a single megaspore mother cell। जो ओव्यूल होता है हमारा वो डिफ्रेंशिएट होता है। डिफ्रेंशिएट होने का मतलब ना ही वो माइटोटिक डिवीज़न करेगा, ना ही वो अंडरगोज जाएगा मियोसिस डिवीज़न के, बस वो आपस में डिफ्रेंशिएट होगा। किस में होगा? सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ओके। देन इसे बोलेंगे हम MMC। So the MMC undergoes meiosis and forms a linear tetrad of 4 haploid megaspore। अब जो MMC होता है वो meiosis के अंडरगो जाता है और 4 haploid megaspore को फॉर्म करता है, out of which 1 remain functional and 3 degenerate। जो फंक्शनल होता है, जो जिनमें से जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर होते हैं उनमें से एक ही जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है, जो कि चैलेजर एंड पे पाया जाता है, और जो बाकी 3 होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, जो माइक्रोपाइलर एंड पे पाए जाते हैं। सो वन ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमीट, और जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो आगे जाके फीमेल गैमीट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसे भी हम इमेज के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है हमारा ओव्यूल, ये डिफ्रेंशिएट होके कन्वर्ट हो गया हमारा MMC में। ओके। MMC जो है हमारा डिप्लॉयड ही है, याद रखना, ये किसी भी माइटोटिक डिवीज़न या मियोसिस डिवीज़न के अंडरगो नहीं गया, ये बस डिफ्रेंशिएट हुआ है। सो ये हो गया है MMC में कन्वर्ट। अब MMC जो होता है इट अंडरगोज मियोसिस, ये मियोसिस के अंडरगोज जाएगा। मियोसिस का मीनिंग क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न। एंड इसके थ्रू 4
हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म होंगे। ओके, सो ये है हमारा मेगास्पोर मदर सेल, ये है हमारा मेगास्पोर मदर सेल, ये है हमारे न्यूसेलस। ओके, ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड और नीचे होगा हमारा चैलिज़ा एंड। सो पहले जो मियोसिस हुई तो पहले हुआ मियोसिस में 2 एंड से पहले हुई 2 की फॉर्मेशन, देन उन दोनों से हुई 4 की फॉर्मेशन। तो यहाँ है माइक्रोपाइलर एंड, ये हमारा न्यूसेलस। सो यहाँ पे 1 MMC से 2 मेगास्पोर, जिसे हम बोलेंगे मेगास्पोर डायड की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे। देन इन दोनों से ये फिर से मियोसिस के अंडरगो गए और यहाँ पे हो गया मेगास्पोर टेट्राड। सो इस फॉर्मेशन को बोला गया है मेगास्पोर टेट्राड। 1, 2, 3 एंड 4 ये हमारे हैं मेगास्पोर टेट्राड। सो MMC undergoes meiosis to form a 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, और इनमें से जो 3 होते हैं वो हो जाते हैं हमारे डीजेनरेट। ये 3 हो जाएंगे डीजेनरेट, जिसमें से एक ही रहेगा हमारा फंक्शनल। ओके, और कौन सा फंक्शनल होगा वो भी बताया गया है। जो चैलिज़ा एंड पे होगा वो होगा हमारा फंक्शनल। सो इट मीन्स जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो प्रेजेंट होते हैं वो तीनों हो जाएंगे डीजेनरेट, इट मीन्स ये तीनों। और जो नीचे जो चैलिज़ा एंड पे प्रेजेंट है वो हमारा होगा फंक्शनल मेगास्पोर। ओके, तो ये हमें ध्यान से समझ आ गया कि मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन कैसे हुई, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, जिसे हमने बोला है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक फ्रॉम द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। वहाँ पे जो था वहाँ पे हमने ओव्यूल से मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन की थी, जिसे हमने बोला मेगास्पोरोजेनेसिस, और जिसमें से जो 3 थे वो डीजेनरेट हो गए थे, और जो एक जो फंक्शनल था, जो फंक्शनल मेगास्पोर था, उससे अब एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन होगी। सो इस प्रोसेस को बोला जा रहा है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक from the single functional megaspore is termed as monosporic development. ओके, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो बेसल मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड इट डेवलप्स टू फॉर्म एम्ब्रियो सेक। सो गाइज, मैंने बताया था कि जो ओव्यूल होता है वो 2 ही जो यहाँ से मतलब 2 ही शेप में पाया जाता है, एक तो ऐसे या फिर ऐसे। तो जहाँ से मेन टिप, जहाँ से वो खुला होता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और जो ये बेसल पार्ट होता है इसे हम बोलते थे चैलिज़ा एंड, और यहाँ पे ये उल्टा है तो इसे हम बोलेंगे चैलिज़ा एंड, और ये हमारी मेन टिप जहाँ से खुला है इसे हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। सो बेसल मेगास्पोर इज फंक्शनल। सो मैंने बताया था ये हमारा बेसल जो मेगास्पोर है, तो जो बेसल मेगास्पोर होगा, जो बेस की साइड को पाया जाएगा, वो जो होगा वो हमारा फंक्शनल होगा, और वही एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और जो अपर मेगास्पोर्स थे, जो 3 जो मेगास्पोर थे, वो नॉन फंक्शनल होंगे और डीजेनरेट हो जाएंगे। ओके, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये हमारा है माइक्रोपाइलर एंड, ये हमारा है माइक्रोपाइलर एंड इसके अपोजिट होगा हमारा चैलिज़ा एंड। ओके, सो जो मेगास्पोर माइक्रोपाइलर एंड पे हैं वो तीनों के तीनों हमारे डीजेनरेट हो जाएंगे। इट मीन्स जो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, जैसे कि फर्स्ट वन ये वाला, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही डीजेनरेट हो जाएंगे, और जो चैलिज़ा एंड पे प्रेजेंट है ये हमारी एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन करेगा, और ये तीनों जो होंगे ये तीनों गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गो ऑफ हो जाते हैं, तो बचता क्या है, जो चैलिज़ा एंड पे बचता है ये वाला जो मेगास्पोर होता है, वो आगे एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जब
ऐसा होता है जब सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर यहाँ पे एक मेगास्पोर नहीं, यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 मेगास्पोर जो होते, अगर 2 मेगास्पोर की हेल्प से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही होती तो हम उसे बोलते हैं बायोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ हो रही है हमारी एक से, तो हमने बोला मोनो, और जहाँ पे हम 2 एम्ब्रियो जो 2 मेगास्पोर से हम एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करेंगे, हम उसे बोलेंगे बायस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ओके, सो ये डिपेंड करता है कि जो हमारे मेगास्पोर हैं वो कितने हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है उन पे डिपेंड करता है। अगर वो 1 है तो मोनोस्पोरिक, 2 हैं तो बायस्पोरिक, ओके, 4 हैं तो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। तो ये होता है हमारा डिपेंड करता है कि कितने मेगास्पोर इन्वॉल्व हो रहे हैं एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन के लिए। ओके, सो ये था छोटा सा ब्रीफ। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो इसे हम अब पढ़ते हैं बिल्कुल डिटेल में। तो फर्स्टली क्या होता है, न्यूक्लियस अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। सो फर्स्टली क्या था, हमारे पास बचा था एक मेगास्पोर। मान लीजिए ये हमारा मेगास्पोर बचा, ठीक है, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस। सो फर्स्टली न्यूक्लियस अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। अब यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये है हमारा, इमेज के थ्रू समझते हैं, ये रहा। सो फर्स्टली जो ये था हमने, ये इसने माइटोटिक डिवीज़न की, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न। ओके, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न। सो फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न से ये है हमारे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो गए। ओके, अब फिर से ये माइटोटिक डिवीज़न करेंगे। अब फिर से ये जो न्यूक्लियस हैं वो फिर से माइटोटिक डिवीज़न करेंगे, जिसकी हेल्प से यहाँ पे 2 और इसने भी की है तो यहाँ पे भी 2। ओके, सो ये थी हमारी सेकंड माइटोटिक डिवीज़न। पूछा जाता है कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट के जो प्रोसेस के जब टाइम पे कितनी माइटोटिक डिवीज़न्स होती हैं। ओके, सो हमें नहीं पता होता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट एक्चुअली में वहाँ पे 3 माइटोटिक डिवीज़न्स होती हैं। फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट जो थी ये हुई, ओके, जब हमारे यहाँ पे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हुई। अब इन्होंने भी माइटोटिक डिवीज़न की, सेकंड माइटोटिक डिवीज़न। ओके, सो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। देन इन्होंने भी माइटोटिक डिवीज़न की। ओके, सो यहाँ पे हो गए अब 4 और यहाँ पे भी हो गए यहाँ पे 4। सो टोटल जो डिवीज़न हुए, मतलब टोटल जब जितने भी न्यूक्लियस हुए वो हैं हमारे 8। ओके, यहाँ पे था फर्स्ट, उसने की 2, ये थी हमारी फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न। अब इन्होंने भी की, ये थी हमारी सेकंड माइटोटिक डिवीज़न। देन इन्होंने भी की, ये थी हमारी थर्ड माइटोटिक डिवीज़न। ओके, तो टोटल हमारे पास 8 न्यूक्लिएट हुए। ओके, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक यहाँ पे फॉर्म हुए। ओके, नाउ सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस। जैसे ही 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो जो सैक होंगे वो फॉर्म होंगे, वैसे ही जो सेल वॉल होता है वो इनके चारों तरफ उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। क्योंकि अगर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी तो जो ये माइटोटिक डिवीज़न है वो बढ़ती ही जाएगी और 8 न्यूक्लिएट से पता नहीं कितने जो न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, सो इसलिए जो सेल वॉल है वो सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो माइटोटिक डिवीज़न्स होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं एंड एम्ब्रियो सैक इज़ फॉर्म्ड, और हमारा एम्ब्रियो सैक बिल्कुल तैयार हो जाता है, एम्ब्रियो सैक इज़ फॉर्म्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियो सैक। अब हम इसका बिल्कुल
डिटेल में इसका इंटीरियर बिल्कुल इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि एम्ब्रियो सैक जब कंप्लीट तरीके से तैयार हो जाता है तो वो पूरा कंप्लीटली दिखता कैसा है, इंटरनली कैसा दिखता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट है एग एपैरेटस, सेकंड है सेंट्रल सेल एंड थर्ड वन इज एंटीपोडल्स। ओके, जो एग एपैरेटस होता है इट इज़ लोकेटेड एट माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ से वो उसकी जो टिप होती है वो ओपन होती है, ठीक है, नियर द टिप। बताया था मैंने दैट जो ओव्यूल होता है ऐसे, जो बेसल पार्ट था हमारा चैलिज़ल और ये जो टिप था वो माइक्रोपाइलर एंड। तो जो एग एपैरेटस हैं वो हमारे यहाँ पे पाए जाएंगे एंड हैविंग वन एग सेल, और वहाँ पे एक एग सेल होगा एंड टू सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स कितने पाए जाएंगे, 2, यहाँ पे लिख लीजिए 2। ओके, नाउ सेकंड है हमारा सेंट्रल सेल। पहले इमेज देखते हैं। सो ये है हमारी टोटल इमेज, और इसके अंदर देखिए अगर आप इसे काउंट कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 न्यूक्लियस यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, सो ये वही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे क्या हो गए, ये अलग अलग साइड्स पहुँच चुके हैं। ये जो 3 हैं वो जो 3 न्यूक्लियस हैं ये यहाँ आ चुके हैं, जो 3 हैं वो उधर, और जो बीच में है वो 2। ओके, सो एग एपैरेटस सेकंड था हमारा सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल से ही पता लग रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर में है। ओके, सो इट हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। हमने यहाँ पे पिक्चर में भी देखा कि यहाँ पे बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट है। एंड लास्ट वन है हमारा एंटीपोडल, ये हमारा चैलिज़ल एंड पे प्रेजेंट है। ओके, चैलिज़ल एंड पे प्रेजेंट है हमारा, इट इज़ लोकेटेड एट चैलिज़ल एंड एंड हैज़ 3 सेल्स एट द बेसल एंड, और यहाँ पे हमारे 3 सेल्स यहाँ पे हैंगे, 3 सेल्स एट द बेसल एंड। ओके, सो बिल्कुल डिटेल में एक जो एग एपैरेटस है जो माइक्रोपाइलर एंड पे है, वहाँ पे जो 3 सेल्स है, देखिए ये था हमारा पूरा मेगास्पोर, उसमें जो 8 हमारे पूरे न्यूक्लियाई थे जो माइटोटिक डिवीज़न से फॉर्म हुए थे, तो उनमें से जो 3 होते हैं वो बेसल एंड पे आ जाते हैं, 3 जो होते हैं वो ऊपर एंड जो 2 होते हैं वो बीच में। ओके, अब ये यहाँ पे जाके फॉर्म हो जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं आपस में। तो यहाँ जो चैलिज़ल एंड पे प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम एंटीपोडल्स। यहाँ पे है जो चैलिज़ल एंड पे, इसे बोलते हैं हम एंटीपोडल्स। ओके, सो जो चैलिज़ल एंड पे है वो है हमारा एंटीपोडल। देन सेंट्रल सेल्स, और एंटीपोडल पे मैंने बताया कि यहाँ पे 3 सेल्स हैं। ओके, ये ख़त्म हो गया था। देन सेकंड है हमारा सेंट्रल सेल, इट हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे जो हमारा जो सेंट्रल सेल है यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाइज हैं। ओके, देन थर्ड वन है हमारा एग एपैरेटस जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे है, यहाँ पे 1 एग सेल है। सो गाइज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे जो 3 थे उनमें से जो एक होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एग सेल में। ओके, और जो 2 हो जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे सिनर्जिड्स में। ओके, इनमें से जो हमारा एक है ये वाला, इसे हम बोलेंगे हमारा एग। ओके, देन ये 2 हैं, ये वाला एंड ये वाला, इसे हम बोलेंगे सिनर्जिड्स। तो ये पूरा हमारा मेगास्पोर का स्ट्रक्चर जो कि फॉर्म होके अब एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कर चुका है। ओके, यहाँ पे अब हमें देखना है ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन, जो एम्ब्रियो सैक की जो फॉर्मेशन होती है जब मैच्योर हो जाता है पूरा एम्ब्रियो सैक तो वो कैसा दिखता है, वो बिल्कुल ऐसा दिखता है। देखिए हमारे 3 जो न्यूक्लियस थे उन्होंने सेल की फॉर्मेशन कर लिया। ओके, सो ये है हमारे एंटीपोडल, बीच में है हमारा पोलर न्यूक्लियाई, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो बीच में हमारे यहाँ पे जो अलग अलग थे पोलर न्यूक्लियाइज, अब जो हैं
उनके जो सेल वॉल्स हैं वो आपस में मिक्स हो चुके हैं। इट मीन्स एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियाइज। ओके, सो सेल एक है और न्यूक्लियाइज हमारे दो हैं। सो इट इज़ पोलर न्यूक्लियाई। ओके, सेंट्रल सेल ये है हमारा, ये दो हैं हमारे सिनर्जिड्स। ओके, ये रहे हमारे पूरे फॉर्म हो चुके हैं। यहाँ पे अब ना ये फिलीफॉर्म अपैरेटस फॉर्म कर लेते हैं, और ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं ये हमारे मेल गैमेट्स को अंदर की तरफ मूव होने में हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ से जब स्टाइल के थ्रू, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ स्टिग्मा होगा हमारा, यहाँ स्टाइल के थ्रू मेल गैमेट जब अंदर आते हैं तो ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस जो इन सिनर्जिड्स ने खुद फॉर्म कर लिए हैं, ये मेल गैमेट्स को अंदर जाने में, अंदर मूव करने में, कहाँ तक, एग तक मूव करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो इट इज़ अ माइक्रोपाइलर एंड। और इस स्टेज को जब ये मैच्योर हो जाता है, ऑन मैच्योरिटी, इस एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये पूरा है 4 5 6 7 सेल 7 है, बट जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो हमारे 8 हैं, क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई था उसका जो सेल था वो आपस में मिल चुके हैं और उस एक सेल के अंदर ही 2 न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई को हम 2 में काउंट करेंगे, बट जो सेल वॉल है उसे हम 1 में काउंट करेंगे। इसलिए इस मैच्योरिटी में एम्ब्रियो सैक को हम इज़ ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक जो होता है इज़ ऑल्सो नोन एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ओके, सो ये पेपर में आता है कि एक्सप्लेन करिए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज को। सो फर्स्टली पिक्चर के थ्रू हमें समझाना होगा। ओके, सो पहले आपको ये इमेज बनानी होगी कि मैच्योरिटी से पहले ये था और मैच्योरिटी के बाद ये वाली इमेज बनानी है आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है, स्कूल एग्ज़ाम्स में भी, और बोर्ड में तो ये रेयरली आता ही रहता है, बहुत कॉमन होता है, वैसे ये आता है ये क्वेश्चन। सो इस पे ध्यान दीजिएगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट प्रोसेस पे, ओके, स्टेज पे, सॉरी। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी एजुकेशन वेव जो साइट है आप उस पर विज़िट कर सकते हैं, और इसके नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, आप वहाँ पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके, एंड लाइक ऑल्सो एंड कमेंट ऑल्सो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, थैंक यू सो मच।